हेलो गाइस, वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ऑल्टरनेटिंग करंट का सेकंड और लास्ट भाग। पहले भाग में हम लोगों ने बेटा इसमें देखा था ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, आरएमएस करंट, एवरेज करंट, और क्या बोलते हैं आपका हीट लॉस इन दी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है बेटा, और हमने एलसीआर सर्किट को अलग अलग स्प्लिट करके वहां पर पढ़ लिया था बेटा। आज हम लोग यहां पर क्या देखेंगे बेटा, आज हम लोग यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट कंबाइंड देखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, यह हम देखेंगे एलसीआर सर्किट। जी हां सर, एलसीआर सर्किट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं बेटा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एलसीआर सर्किट में सबसे पहले इंडक्टर, फिर हमारा कैपेसिटर, फिर हमारा रेजिस्टर आता है। इसको अगर मैं एक ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे करके जोड़ दूं कुछ इस प्रकार, है ना बेटा, तो आपका समा क्या बनेगा बेटा, ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर सी है, इसका इंडक्टेंस एल है। मैंने मान लिया कि सर यहां से करंट जा रहा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कल मैंने आप लोगों को एक टेबल लिखवाई थी बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, गोल्डन टेबल बेटा। तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि अब इसके थ्रू कितना होगा सर, इसके थ्रू होगा वोल्टेज थ्रू इंडक्टर, इसके थ्रू क्या होगा सर, वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर, इसके थ्रू क्या होगा सर, वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से तीनों का वोल्टेज लिखूं तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा बेटा वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सेम वही जहां पर करंट है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं सर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि कैपेसिटर में करंट आगे, इंडक्टर में ईएमएफ आगे, कैपेसिटर में करंट आगे, इंडक्टर में ईएमएफ आगे। तो भैया कैपेसिटर में करंट आगे होता है कितना, पाई बाय 2, है ना। तो अगर करंट हमारा कहां है सर, करंट हमारा ओमेगा टी पे है ना, और करंट क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए, है ना। यानी कि बात समझिएगा बेटा, बात समझिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि करंट आगे चलता है वोल्टेज से कैपेसिटर के केस में, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, आप यहां पर क्या बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो पाई बाय 2 पीछे चलेगी, है ना। तो अगर करंट हमारा ओमेगा टी पे है तो वोल्टेज से पीछे होना चाहिए पाई बाय 2, तो भैया वो कहां पर हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 पे, है ना। तो उसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलती है कितना, पाई बाय 2 से। ठीक है सर। तो यहां पर हमारा क्या आएगा बेटा, वहां यहां पर हम लिख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना बेटा। यहां तो सिंपल है क्योंकि ओमेगा टी पे चल रहा है और यहां पे वोल्टेज आगे होती है, तो मैंने यहां पर आगे कर दिया इसको, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखें, अगर मैं इन सबको फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमारा क्या है बेटा, यहां पर हमारा करंट है और यहीं पर हमारा क्या है बेटा, वी आर, क्या बेटा, वी आर, यानी कि वोल्टेज थ्रू रजिस्टर, बिल्कुल सेम है ना। कैपेसिटर का वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे, यानी कि ये हमारा वीसी बन जाएगा, और इंडक्टर का वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे, यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज यहां बन जाएगा वी एल। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहला केस हमारा बनता है कि अगर हमारा जो वीसी है वो ग्रेटर देन हो जाए वी एल के। ठीक है बेटा, मैं आपको एक ही केस इलस्ट्रेट करके बता दे रहा हूं, दूसरे केस का डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। ठीक है बेटा। तो अब देखिए बेटा, इसको हम फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों हमारे लिए क्या हो चुके हैं, वेक्टर्स हो चुके हैं, है ना बेटा। तो इसको और इसको, यानी कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स दे रखे हो ऐसे, ए वेक्टर, ठीक है बेटा, और इस तरह दे रखा हो बी वेक्टर, और इस तरह दे रखा हो सी वेक्टर, तो आप कैसे करेंगे भाई, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए और बी का रिजल्टेंट कहां आ जाएगा बेटा, किसी की भी तरफ जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसका रिजल्टेंट कहां आ जाएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि बेटा दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर इसका रिजल्टेंट सी के साथ ले लेंगे 90 डिग्री लगा के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा। तो भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, बना लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं वीसी ग्रेटर देन वीएल, या फिर एक काम करते हैं, दूसरा आपको वाला आसान पड़ेगा, वीएल ग्रेटर देन वीसी वाला केस ले लो। ठीक है ना। अगर आपका वीएल बड़ा है वीसी से, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला वेक्टर ज्यादा बड़ा है, ये वाला वेक्टर छोटा है। तो भैया वीएल और वीसी का अगर मैं यहां पर लिखूं रिजल्ट ऑफ वीएल एंड वीसी, तो ये कितना निकल कर आएगा, वीएल माइनस वीसी। ठीक है बेटा, ये बड़ा ये छोटा, तो भाई इनका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, इनका रिजल्ट ऊपर की तरफ निकल कर आएगा वीएल माइनस वीसी।
कई बच्चे पूछेंगे कैसे भाई, ये पढ़ा है ना, अगर 5 न्यूटन फोर्स यहां पर है, 3 न्यूटन यहां पर है, तो 2 न्यूटन आएगा नेट फोर्स इस तरफ, बड़े वाले फोर्स की तरफ की डायरेक्शन डोमिनेट करती है। ठीक है बेटा, अब मेरा एक वेक्टर हो गया इस तरफ VL माइनस VC और दूसरा वेक्टर हो गया VR, है ना बेटा, और दोनों के दोनों कितने हुए 90 डिग्री के एंगल पे। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है बेटा, नेट वोल्टेज निकालनी है। तो नेट वोल्टेज कैसे निकलेगी बेटा, V नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये कितना है बेटा VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस में 2 VR VL माइनस VC इंटू में cos 90। भैया ये क्या कर दिया आपने, अबे रिजल्टेंट ऐसी तो निकालते हैं वेक्टर्स का, ए वेक्टर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा यहाँ पे दोनों के बीच में 90 है, दिख रहा है मुझे। तो भैया हो गया V नेट, देख लो V नेट क्या आएगा अंडर द रूट ऑफ, अब ये पूरा टर्म तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है ऑब्वियसली, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नेट वोल्टेज आ गया, है ना बेटा। अब देखो बेटा, नेट वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट इंटू में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये पूरा सर्किट जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा इंटू करंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेट से Z, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है Z। इस Z को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, Z को हम लोग प्यार से बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। यानी कि LCR तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं किसको बेटा, इस अल्टरनेटिंग सर्किट को। ठीक है सर, देख लेते हैं बेटा, अंडर द रूट VR को क्या लिख सकते हैं सर, VR को लिख सकते हैं I इंटू R। ठीक है बेटा, I इंटू R, क्योंकि करंट तो तीनों के लिए सेम होगा सीरीज में, है ना बेटा। और दूसरा VL को क्या लिख सकते हैं, I इंटू में XL। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा इंडक्टर है वो XL रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, और इसको लिख सकते हैं I इंटू में XC का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से I कॉमन निकालोगे, है ना बेटा, I कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर लग के I स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी I स्क्वायर R स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, I इंटू Z अंडर द रूट, ये क्या बन गया I स्क्वायर, है ना, इंटू में R स्क्वायर, और यहां पर बन गया I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, I स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना बेटा, I स्क्वायर कॉमन आ रहा है, I स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लूंगा, क्या आ जाएगा I इंटू में अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो भैया ये I इंटू Z है, तो I से I कैंसिल हो गया, यानी कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि इंपीडेंस जो मेरा आ गया वो कितना आ गया बेटा, इंपीडेंस मेरा आ चुका है कितना, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या आ चुका है बेटा, ये हमारा LCR सर्किट का रेजिस्टेंस आ चुका है ना, ये मेरा क्या आ चुका है बेटा, LCR सर्किट का रेजिस्टेंस आ चुका है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, ध्यान से समझिए कि ये हमारा है फाई, है ना बेटा, जो हमारी नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज वो हमारी ओमेगा टी, ये ओमेगा टी की लाइन है, क्योंकि आई भी हमारा ओमेगा टी पे था, VR भी हमारा ओमेगा टी पे था, ओमेगा टी से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है ना बेटा, जो हमारा नेट वोल्टेज है ओमेगा टी से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। तो मैं इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूं, मैं V नेट को लिख सकता हूं V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि ओमेगा टी से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये VL माइनस VC है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे VL माइनस VC। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे। VL माइनस VC ये हो गया, पैरेलली ड्रॉ कर लिया इसको। अब फाई निकालने का तरीका क्या है सर, फाई निकालने का तरीका, यहाँ स्पेस है ना, ठीक है, एक काम करो, या तो आप tan फाई निकाल सकते हो, ठीक है सर, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, या फिर आप cos फाई भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, tan फाई निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, VL माइनस VC अपॉन में R, क्या नाम VR। ठीक है बेटा, इसको मैं लिखूंगा I इंटू में XL, I इंटू में XC और I इंटू में R, तो I कट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं XL माइनस XC बाय R, है ना। तो यहां पर जो फाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R, ये चीज बन जाएगी। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को क्या लेना है, cos फाई करके भी इस फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है बेटा, cos फाई करके कैसे निकाली जा सकती है, कहां पर निकाल के बताओ, यहां पर निकाल के बता दो, देख लो, जगह है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर cos फाई करके निकालना चाहूं वैल्यू, ठीक है बेटा, cos फाई क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस पे क्या है VR और हाइपोटेनियस पे क्या है V नेट, है ना बेटा। तो बेस क्या है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू हमारी VR है, और यहां पर क्या है V नेट। ठीक है बेटा, तो VR कितना है बेटा, I इंटू R, और ये कितना I इंटू Z, तो I से I कट गया,
ठीक है बेटा, तो फाई यहां पर कितना आ गया, कॉस इनवर्स आर बाय जेड। ये भी कर सकते हैं बेटा, ये भी कर सकते हो। अगर आपको पूरे सर्किट का इंपीडेंस पता है तो आप फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स आर बाय जेड भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक्सएल एक्सी पता है और आर पता है तो आप ये करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आपको एक्सएल एक्सी पता है और आपको वी नेट पता है तो आप साइन फाई करके भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे। ठीक है ना, कि सिर्फ इन्हीं दो तरीकों से निकलेगा। अब बस वो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा उसमें, है ना, कि भैया कैसे तरीकों से मैं निकाल सकता हूं। तो ये वाला केस तो बना भाई वीएल माइनस वीएल जब बड़ा है वीसी से, तो अगर मान लीजिए एक्सएल बड़ा, एक्सी बड़ा, वीसी बड़ा होता वीएल से, तो ये वीएल माइनस वीसी ना आके क्या आता, वीसी माइनस वीएल, और यहां पर आता। अब जो रिजल्टेंट बनता वो यहां बनता है ना, ओमेगा टी से 5 डिग्री पीछे, तो यहां पर क्या आता, ओमेगा टी माइनस 5, और यहां पर एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे क्या आता, वीसी माइनस वीएल, एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है बेटा, और यहां पर भी क्या आता, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है बेटा, और यहां पर ये तो हमारा सेम रहता, आर बाय जेड ये तो सेम रहता फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला सेम रहता, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से यहां पर नहीं होगी। ये हमारा एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट में हमने करंट देख लिया, सबके वोल्टेजेस देख लिए, इंपीडेंस देख लिया, वी नेट का एक्सप्रेशन देख लिया, फाई देख लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब यहां पर एक चीज समझते हैं। सर आपने एक चीज और लिखवाई थी, आपको याद हो तो, एक तो आपने ग्राफिकल डायग्राम बनवाया था, मैं कहा बिल्कुल बनवाया था, याद है मुझे। ठीक है बेटा, और भैया एक बात और थी, आपने एक चीज और कराई थी, रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, है ना, यानी कि इसके इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी बनाना है ना, तो वो भी बनाएंगे बेटा, वो भी बनाएंगे। इसका तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये मिटा रहा हूं बेटा, किसी को खिची खिची करना कर सकता है, खिची 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 खिची। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत बढ़िया चीज है यार। देखो आधे आधे एक एक घंटे में चैप्टर रिवाइज हो जाता है यार, है ना यार, उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है ना, और बिल्कुल ऐसा तो है नहीं देखो कोई चीज छुड़वा रहा हूं, एकदम थॉरो रिवीजन तुम लोगों को मिल रही है ना, तो इतना ज्यादा लोड मत लिया करो चीजों का। ठीक है, और ये बिल्कुल पूरी सीरीज आएगी, इस सीरीज को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट बुक तो हो गई ना यार कंप्लीट, बची सिर्फ सेकंड बुक है, सेकंड बुक में इतना कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो तुम चिंता मत करो, सब आएगा, पूरी सीरीज आएगी ये वाली। ठीक है ना, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए भाई, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को एक टर्म समझनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैंने कहा यार एक बात बता, जो हमारा Z है, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता होगा, मुझे नहीं पता, डायरेक्टली डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, इनवर्सली डिपेंड करता है। मैं यहां पर लगा देता हूं इसकी पावर x, मुझे नहीं पता उस x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भाई डायरेक्टली डिपेंड करेगा। x की वैल्यू क्या नाम है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अगर तुम्हारा x की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, x की वैल्यू नेगेटिव है तो इनवर्सली डिपेंड करेगा, कोई नीचे आ जाएगा, है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ इतना है कि z हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि z की एक्सप्रेशन में एक्सएल और एक्सी आते हैं, और एक्सएल एक्सी का डिपेंडेंसी हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि भाई वो तो डिपेंड करते हैं। अब देखो, मैंने कहा यार इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मैं z को एडजस्ट कर सकता हूं। मैं कहा भाई बिल्कुल कर सकते हैं। कहता भाई ठीक है। कहता भाई z का जो फॉर्मूला है ये है अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया दूसरा वाला सर्किट हुआ तो, अब यहां से माइनस कॉमन लेगा तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, और स्क्वायर से वो पॉजिटिव तो आएगा, सेम ही है दोनों का, चाहे तो कुछ भी ले ले। ठीक है ना, अच्छा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती ना। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है यहां पे। मैंने कहा भाई सिर्फ और सिर्फ एक्सएल और एक्ससी को ही हम क्या कर सकते हैं, हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेट कर सकते हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। आर को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। मैं कहा ठीक है यार। मेरे को एक्सएल और एक्सी में मैंने एक चीज और देखी है। मैं कहा क्या तो भाई जो एक्सएल है ना और एक जो एक्सी है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो एक्सएल तो बढ़ता है पर एक्सी घटता है। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि एक्सएल का फॉर्मूला एल ओमेगा होता है, सब लोगों को पता है एक्सएल का फॉर्मूला एल ओमेगा होता है, और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/c ओमेगा। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये तो घटेगा, और इसको बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो एक्सएल तो बढ़ता है पर एक्सी घटता है। मैं कहा ठीक बोल रहा है। कहता भाई एक्सएल क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, एक्सएल बढ़ रहा है, ये एक्सएल है, एक्सी, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है। कैसे? फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे। ठीक है बेटा, अब फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर रहा हूं, मॉड्यूलेट बढ़ाता जा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है। एक पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे,
एक फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आएगा जब जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा, है ना। तो जब दोनों बराबर हो गए, व्हेन एक्सएल बिकम्स एक्सी, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर बचेगा बस, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आर। इट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट या फिर मैं इसको बोल सकता हूं लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, है ना बेटा। ये जो Z इज इक्वल टू आर है ना बेटा, ये हमारा लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, लीस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल है किसके लिए बेटा, LCR सर्किट के लिए। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये लीस्ट रेजिस्टेंस अचीव हो जाता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये लीस्ट रेजिस्टेंस अचीव हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं सर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि सर बात समझिए, ये हमारा रेजोनेंस कब रीच हुआ। मैं कहा भाई जब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हुई जहां पर एक्सएल और एक्सी बराबर है। मैं कहा ठीक है भाई उठाते हैं, एक्सएल और एक्सी बराबर है। मैं कहा भाई एक्सी किसके बराबर, 1 में सी ओमेगा के बराबर, एक्सएल एल ओमेगा के बराबर, ओमेगा को इधर ले आओ, यहां इसको नीचे पटक दो, 1 में एल सी, 1 में एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना बेटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 में रूट ऑफ एल सी, 1 में रूट ऑफ एल सी बेटा। अब ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो सर, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1 में रूट एल सी। तो भैया म्यू की जगह पे क्या आ गया, म्यू की जगह पे आ गया 1 में 2 पाई अंडर द रूट एल सी। बेटा ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गई वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे कोई भी एलसीआर अपने लीस्ट रेजिस्टेंस पे होगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देंगे बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से पहले भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस फ्रीक्वेंसी के बाद भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि इस पॉइंट पे लोएस्ट है, इससे पहले भी ज्यादा, उसके बाद भी ज्यादा। तो भैया ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, दिखा रहा तुम लोगों को, हाँ ठीक है बेटा, ग्राफ समझ में आ गया, Z वर्सेस उसका, ठीक है बेटा, Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ समझ में आ गया। ये बनेगा कुछ ऐसे, ये बनेगा कुछ ऐसे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी म्यू आर, जहां पर बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंपीडेंस आर के बराबर हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 में 2 पाई अंडर द रूट एल सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी बात समझ में आ गई है, ये हमारा Z है, ये हमारा म्यू है, ये हमारी R है बेटा। जिंदगी एकदम रंगीन हो चुकी है, जिंदगी एकदम रंगीन हो चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो सर जैसा कि आपने बोला था, आपने Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनवा दिया, LCR सर्किट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, है ना बेटा। तो अब हमारे को क्या करना है सर, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को देखना है पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट, पावर इन AC, है ना बेटा। पावर इन एसी भी देखो अच्छा टॉपिक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि भाई पावर इन एसी बुरा टॉपिक है, पावर इन एसी अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूं पावर इन एसी की बात कर रहा हूं, पावर इन एसी की बात कर रहा हूं, तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा V इंटू में I। सब लोगों को पता है फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एवरेज पावर निकालना चाहूं तो किसी भी सर्किट की, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट में सर्किट में एवरेज पावर कितना आएगा, एवरेज पावर आएगा बेटा VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है बेटा, इंटू कॉस फाई। निकाल के देख लेना, इसकी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन भी शायद आपके टीचर्स ने आप लोगों को कराई होगी, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा, VRMS IRMS कॉस फाई, ठीक है बेटा। और ये जो कॉस फाई है बेटा, कॉस फाई, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है ना। यार कॉस फाई भैया अभी याद आ रहा है, कुछ निकाला था कॉस फाई, हमने कुछ निकाला था भैया कॉस फाई, अभी याद आ रहा है, कॉस फाई जैसा कुछ निकाला था। अबे गोबर, कॉस फाई इज इक्वल टू R/Z नहीं निकाला था अभी LCR सर्किट के लिए, है ना। तो यहां पर R/Z भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर भाई क्या है, पावर एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू में कॉस फाई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से हमारे को बात समझ में आ रही है, एकदम बढ़िया तरीके से हमारे को बात समझ में आ रही है। क्या बात है सर, क्या बात है। इसमें हमारे वेरियस केसेस बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है बेटा, या फिर हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है, तो क्या होगा,
मैं कहा देखो भाई, अगर मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या है, इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या है, मैं कहा देखो यार, अगर सिंपल सी बात समझो, अगर मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया, इंडक्टिव, इंडक्टिव यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट है ना, तो हमारा ये जो फाई है ना बेटा, ये पता किस किस के बीच का एंगल है, ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, नेट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ठीक है बेटा, फाई हमारे इनके बीच का एंगल है। मैंने बोला कि अगर आप प्योर इंडक्टिव सर्किट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट चाहते हैं, तो आप क्या करो, क्या करो, आप लोगों को पता है प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर आपने करंट ले रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका जो वोल्टेज होगा वो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आपने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है ना, तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैं कहा ठीक है भाई, है ना, तो भैया हमारा यहां पर जो फाई हो गया, कितना हो गया, पाई बाय 2, तो यहां पर cos पाई बाय 2 कितना कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि इंडक्टिव सर्किट के केस में जो पावर होती है सर्किट की वो कितनी होती है, 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में जो पावर लिबरेटेड होती है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, अच्छा प्योर कैपेसिटिव देखते हैं, प्योर कैपेसिटिव में भी I इज इक्वल टू अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो V को क्या लेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना बेटा, क्योंकि मैंने पढ़ा है करंट से पाई बाय 2 पीछे चलता है ये, है ना, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया भैया, बात समझ में आ रही है ना, तो यहां पर भी हमारा जो फाई है वो पाई बाय 2 है ना, अगर मैं यहां पे cos पाई बाय 2 लगाऊंगा तो 0 कर देगा, यानी कि हमारा जो एवरेज पावर है यहां से वो भी कितनी निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी, है ना। तो इन्हीं दोनों केसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं वॉटलेस करंट में। क्या कंसिडर करते हैं बेटा, वॉटलेस करंट। वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। अगर आप प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं तो भैया पावर तो लिबरेट ही नहीं होगी ना, पावर तो 0 है दोनों केसेस में, क्योंकि भाई फाई 90 है ना। तो इस केसेस में जो करंट इंड्यूस होगा, इस करंट इंड्यूस क्या जनरेट होगा या सर्किट के अंदर से बहेगा, उसको हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। कि करंट तो बह रहा है पर कोई भी पावर लॉस नहीं कर रहा। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। ठीक है सर, तो वॉटलेस करंट की कहानी भी हम लोगों को समझ में आई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर, तो मैंने कहा यार देखो वॉटलेस करंट की बात समझ में आती है, सारी बातें समझ में आती है एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। इसके बाद जो इस चैप्टर का मास्टर टॉपिक है सर वो निकालिए। मैं कहा भाई देखो इस चैप्टर का जो मास्टर टॉपिक है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है बेटा, है ना, उसको अभी निकालेंगे। पहले एक टॉपिक और पढ़ा दूं, ठीक है बेटा। उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्या नाम है सर, क्वालिटी फैक्टर। समझते हैं सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मैं कहूँ क्वालिटी फैक्टर पहले तो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। और क्वालिटी फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन करता है ऑब्वियसली बात है क्वालिटी ऑफ द सर्किट। विच टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ द सर्किट, कौन से सर्किट की क्वालिटी। बेटा क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन करता है कि भैया जैसे रेडियो होता है ना, रेडियोज में स्पेशली यूज होता है ये, ठीक है बेटा, कि किस रेडियो की आवाज सबसे ज्यादा साफ है ना। जिस रेडियो की आवाज जिससे सबसे ज्यादा साफ होती है बेटा, वो उस सर्किट की क्वालिटी क्या है, उतनी ज्यादा बेहतरीन है। जिस रेडियो सिग्नल को हम सबसे ज्यादा सुन सकते हैं, सबसे बढ़िया ऑडिबल सुन सकते हैं, उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है बेटा। और बाकी सबकी मतलब कि बाकी सबकी क्वालिटी बेटा उससे बेहतरीन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तभी जो है रेडियो में कई बार देखा होगा सरसराहट सुनाई देती है, ठीक है बेटा। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर समझे तो सही कि क्या बताता है ना, कि किस सर्किट की क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतरीन है ना। क्वालिटी किस सेंस में बोल रहे हैं सर आप, कि किस रेडियो सर्किट की क्वालिटी किसी एलसीआर, क्योंकि एलसीआर सर्किट जो होता है ना वो रेडियो के अंदर यूज होता है ना। तो कौन सा ऐसा सर्किट है जिसकी जो आवाज है वो सबसे ज्यादा सुरीली बेटा, जैसे मेरी आवाज सुरीली है ना, अभी गा दूंगा यहां पर तो बारिश आ जाएगी रैग भरवी, ठीक है बेटे। तो मेरी आवाज जो सुरीली है, आहा कितनी सुरीली आवाज है बेटा, देखो कितनी सुरीली आवाज है बेटा, बारिश ना आ जाए बस, ठीक है बेटा। तो अब भाई मुद्दा यही है कि क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है सर वो आपका है सर, या तो अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो XL अपॉन में R, या फिर अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो XC अपॉन में R, है ना। और अगर आपका L और C दोनों ही लग रखे हैं बेटा, तो यार आप क्या लगा सकते हैं क्वालिटी के लिए, 1 अपॉन में R अंडर द रूट L बाय C, एक ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यानी कि रेजिस्टेंस सर्किट का जितना कम होगा उतनी बढ़िया क्वालिटी होगी, उतनी बढ़िया क्वालिटी होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस सर्किट का कम है, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस सर्किट का कम है तो यानी कि उस सर्किट का करंट हाई होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं जिस सर्किट का करंट ज्यादा हाई है उस सर्किट का रेजिस्टेंस तो कम है पर उस सर्किट की क्वालिटी क्या होगी,
ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस के कम होने से क्वालिटी ज्यादा है और रेजिस्टेंस के कम होने से करंट भी ज्यादा है ना बेटा। तो ये रिलेशन में आराम से स्पेसिफाई कर सकता हूं कि भैया करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बेटा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा वर्सेस किसका ग्राफ बनाऊं, अगर करंट का ग्राफ बनाऊं तो अगर इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है बेटा, ये ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके को देखने मिलता है। मैंने बताया था ना कि अभी हम करंट का भी ग्राफ स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये वही है। तो अगर मैं 2-3 सर्किट बना दूं तुम्हारे को, एक सर्किट ये बना दिया और एक सर्किट मान लो ये बना दिया। ठीक है, ओ माय गॉड, तीसरा वाला दिख भी रहा है? तीसरा वाला दिख तो नहीं रहा है यार, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तीसरे वाले को। ठीक है, तीसरे वाले को एक काम करते हैं, यहां बना देते हैं, ये है तीसरा वाला। ठीक है बेटा, ये 3 सर्किट है, ये फर्स्ट सर्किट, ये सेकंड सर्किट, ये थर्ड सर्किट। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो यूं पूछेगा क्वालिटी सबसे ज्यादा किसकी है और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है। तो तुम लोगों को देखना है जिसमें करंट सबसे ज्यादा उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा है। पहली बात तो ये, जिसका करंट सबसे ज्यादा उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा। करंट सबसे ज्यादा किसमें, करंट इस एक्सिस पे दे रहे हैं, तो करंट सबसे ज्यादा किसका बेटा, इसका करंट सबसे ज्यादा है। यानी कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ थर्ड सर्किट है वो ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ सेकंड सर्किट, ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ फर्स्ट सर्किट, ऐसे है ना बेटा। और भाई जिसका क्वालिटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका, R3 लेस देन R2 लेस देन R1। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटा, एकदम जिंदगी रंगीन हो गई। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया, मैं कहा भाई बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों को बात समझ में आ चुकी है, एकदम बढ़िया तरीके से बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं कहा ठीक है भाई, क्वालिटी फैक्टर समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है, एकदम कचाकच। ठीक है, मैंने कहा सर निकाल दो अब तुरुप का इक्का, निकाल दो। मैं कहा चलिए सर निकाल ही देते हैं आखिरकार, अब आप इतना बोल रहे थे निकालते हैं तुरुप का इक्का। ठीक है बेटा, उस तुरुप के इक्के का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। उस तुरुप के इक्के का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। देख रहे हो, मतलब यार देखो, मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा, अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा ना, तो उसको भी जैसे अगर थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा ढंग से चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी अगर ये देखेगा ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे कि अरे यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की चेकलिस्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो यार इन चेकलिस्ट को फॉलो करो, ठीक है ना। और भाई देखो यार बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी, बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो अपने, है ना। चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है सर वो हमारा तुरुप का इक्का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रांसफॉर्मर। क्या है सर, ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ सर, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, एक बढ़िया सा डिवाइस है, बहुत बढ़िया डिवाइस है, जो कि हाई वोल्टेज लो करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, लो वोल्टेज हाई करंट में चेंज कर देता है। ठीक है बेटा, क्या करता है बेटा, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में चेंज कर देता है बेटा, जिंदगी रंगीन कर देता है। ठीक है बेटा, अच्छा मैंने कहा सर प्रिंसिपल क्या है, कहते सर प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने कहा भाई म्यूचुअल इंडक्शन कुछ याद तो आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन मैं कहा वही ना, पड़ोस के घर में लड़ाई होती है अपने घर में शांति पड़ती है, वही है ना। हाँ भाई, कि पड़ोस की कॉइल में तो करंट जा रहा है ना, उनकी उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तब जाके मेरी कॉइल में किस क्या हो रहा है बेटा, करंट इंड्यूस हो रहा है ना बेटा। तो ये मुद्दा है। ठीक है जी, तो देखते हैं। मैंने बोला भाई यहां पर 2 तो कॉइल्स होती हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा कैसा डिवाइस होता है, 2 इनपुट 2 आउटपुट, मतलब 1 इनपुट 1 आउटपुट वाला डिवाइस होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारा क्या जाता है बेटा, ये हमारा इनपुट कॉइल है, यहां पर आपको इनपुट देना है और यहां से आपको क्या जनरेट होगा, यहां से आपको आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है बेटा, और ये जो सिंबल बनाया है मैंने, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। किसका सिंबल है, ट्रांसफॉर्मर का। इनपुट देने वाली कॉइल को बेटा हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है बेटा, आउटपुट देने वाली कॉइल को बेटा हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है बेटा, इनपुट देने वाली कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, है ना, और आउटपुट देने वाली कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है सर, इनपुट वाली प्राइमरी कॉइल हो गई, सेकेंडरी कॉइल हो गई, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों को बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद क्या होता है, मैंने कहा भाई अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में मैं मानता हूं, मैंने मान लिया कि भाई इनपुट प्राइमरी कॉइल में करंट कितना आईपी, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस कितना और वोल्टेज कितना है वीपी। ठीक है बेटा, और क्या मान लो, पावर तो पावर ही है। ठीक है, और यहां पर भी क्या मान लिया, आईपी इंटू में वीपी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा मैंने बोला
प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बोलूं ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि फर्स्ट कॉइल में जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था छठे चैप्टर में, है ना बेटा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है ना बेटा। ऐसी अगर मैं बोलूं वी एस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वी माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि फ्लक्स तो सेम ही चेंज होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ना। दोनों को एक काम करिए, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस खत्म, डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी खत्म, तो क्या आ गया वीपी बाई वी एस कितना आ गया बेटा, एनपी बाई एनएस आ गया। ठीक है बेटा, वीपी बाई वी एस कितना आ गया, एनपी बाई एनएस आ गया। तो अब ध्यान से समझना बेटा एक चीज, बहुत प्यारी चीज, मैंने कहा कि अगर आपको कोई चीज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करनी है ना बेटा, पहला जो ट्रांसफार्मर होगा बेटा, अगर कोई ट्रांसफार्मर आपका हाई वोल्टेज से मैं सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहा हूं, हाई वोल्टेज के साथ लो करंट फ्री है ना, और लो वोल्टेज के साथ हाई करंट फ्री है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये समझ लेना। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफार्मर आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज को गिरा रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर कोई ट्रांसफार्मर हमारा क्या कर रहा है, लो वोल्टेज को उठाकर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। भैया इसके लिए ना कुछ एनपी और एनएस के रेशियो होते हैं, वो कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे, तो कुछ सिंपल है बेटा, सिंपल है, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, जरा मेरे पास बोर्ड पे स्पेस तो नहीं दिख रहा है मेरे को, वीडियो में दिख रहा है कहीं स्पेस तुम्हें, हाँ भैया यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अच्छा भाई ये हमारा मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, वीपी अपॉन में वी एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन में एन एस, ये लिख। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने बोला कि सबसे पहले स्टेप डाउन के केस में देखते हैं। स्टेप डाउन के केस में जो इनपुट वोल्टेज है वो हाई है, आउटपुट वोल्टेज कम है, यानी कि वोल्टेज इन प्राइमरी ज्यादा है, वोल्टेज इन सेकेंडरी कम है ना। तो एक बात बताओ, वीपी बाई वी एस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वीपी बाई वी एस ग्रेटर देन 1, इसको नीचे ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीपी बाई वी एस की जगह पे एनपी बाई एनएस लगा सकते हो, लगा दो, एनपी बाई एनएस ग्रेटर देन 1 एज इट इज रहेगा, ये इधर चला गया। यानी कि कंडीशन क्या आ गई, कि अगर आपको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है ना, तो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम रखने पड़ेंगे, सिंपल है ना। सिमिलरली आप इसका निकाल लो सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, यहां पर जो सेकेंडरी यानी कि जो हमारे को आउटपुट मिल रहा है वो ज्यादा, इनपुट मेरा कम है, तो आउटपुट ज्यादा, तो सेकेंडरी वाले का वोल्टेज प्राइमरी वाले से ज्यादा हुआ, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, 1 वीपी अपॉन में वीएस, इसको नीचे भेज दिया। वीपी बाई वीएस किसके बराबर है, एनपी बाई एनएस के, 1 ग्रेटर देन एनपी बाई एनएस, इसको इधर ले गए। सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, किससे, प्राइमरी से। एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है ना बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है ना, कि भाई सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स होंगे बेटा वो हमारे ज्यादा होने चाहिए, किससे, प्राइमरी कॉइल से। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। सर आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लो करंट से हाई करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो फिर ये भी वही वाली बात है, ठीक है ना, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे बेटा, कैसे, ठीक है, जैसे यहां पर ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है बेटा, ये वाला मिटा देता हूं, और मैं बोलता हूं कि भाई आइडियल ट्रांसफार्मर है, कोई भी पावर का लॉस नहीं हुआ है, तो पावर जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर जनरेटेड इन सेकेंडरी कॉइल, और पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इंटू करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इंटू करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो अब देखो, अब रेशियो लेना, वीपी बाई वी एस इज इक्वल टू आईपी बाई आई एस। सिर्फ एक करके दिखा देता हूं, देखो बेटा, एक करके दिखा देता हूं कि अगर मान लो मेरा प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है ना बेटा, मैं बोल रहा हूं प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी से, ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, इसको नीचे भेजो, तो वीपी बाई वी एस क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा, और वीपी बाई वी एस की जगह पे क्या लिखेंगे, आई एस बाई आई पी आएगा ना, आई एस बाई आई पी आएगा, आई एस बाई आई पी, ठीक है ना। क्या लिख देंगे बेटा, आई एस बाई आई पी ग्रेटर देन 1, तो यहां पर क्या आ गया, आई एस ग्रेटर देन आई पी। तो देखो आ गया ना वही, कि अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी से, तो यहां पर क्या आ गया, सेकेंडरी में करंट ज्यादा है प्राइमरी से, आ गया बेटा फंडा।
फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, हमारे को बात समझ में टक्क से नहीं है, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की वर्किंग है ना, किस तरीके से वर्क करता है, कि इसमें हमारा वोल्टेज आ रही है और वोल्टेज कैसे आएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज आएगी ऑब्वियसली। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, बार बार बढ़ता है, बार बार घटता है, बार बार बढ़ता है, बार बार घटता है, बार बार बढ़ता है, बार बार घटता है ना बेटा। अब बार बार घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें भी करंट जनरेट कर देगा, वोल्टेज जनरेट कर देगा, तो वो ये सारे ये है ना। अब इसमें आता है ट्रांसफार्मर लॉसेस, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा वो है पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के केस में आपकी कितनी पावर बेटा, कितनी पावर वेस्ट हो जाती है, ठीक है बेटा, कहां कहां वेस्ट होती है, ठीक है बेटा, आपकी जो ट्रांसफार्मर की पावर है और उसको संभालने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहला तो है बेटा, सबसे पहला जो लॉस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस कहां होते हैं भैया, मैं बता देता हूं। जैसे आपकी जो प्राइमरी कॉइल है ना, और आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है ना बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो कुछ हीट एनर्जी जनरेट होगी और एनर्जी के फॉर्म में कुछ पावर भी लिबरेट हो जाएगी, कुछ पावर भी खर्च हो जाएगा, है ना। एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस यही तो है ना बेटा, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कि भैया कुछ हीट के फॉर्म में इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, कुछ हमारा हीट निकल जाता है ना, जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स की वजह से होता है, वो हमारा कॉपर लॉसेस है। इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कॉपर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है बेटा। घरों में भी देखा होगा कॉपर वायर यूज होती है ना बेटा, कंपैरेटिवली उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉपर वायर्स का यूज करते हैं, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये है बेटा, दूसरा हमारा आ जाता है सर, क्या नाम था उसका, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, एक तो इसका नाम बड़ा अजीब सा ना, दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या आता है बेटा, हिस्टेरेसिस लॉस में आता है कि जैसे आपका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है किसी भी चीज का। अब देखो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन क्या भैया, जैसे ये वाली कॉइल है ना, अब इस कॉइल के बीच में क्या लगा होता है बेटा, इस कॉइल के बीच में ना एक सॉफ्ट आयरन कोर डाली जाती है, ठीक है बेटा। अभी मैं बताऊंगा क्यों, ये लोहे से बना होता है वैसे तो, ठीक है। ट्रांसफार्मर तुमने लगे भी देखे होंगे यार, बाहर से पूरा लोहे से कवर्ड नहीं होता वो, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, अब उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो एक बात सिंपल सी दिमाग में लगाना बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, है ना बेटा, तो होगा क्या कि बार बार करंट बढ़ेगा, बार बार करंट घटेगा, बार बार करंट बढ़ेगा, बार बार करंट घटेगा, बार बार करंट बढ़ेगा, बार बार करंट घटेगा, है ना बेटा। तो होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे बार बार वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। तुमने पढ़ा है ना कि अगर मैं किसी भी आयरन रॉड को उससे लपेट दूं वायर से और उसमें से करंट पास कराऊं, है ना, तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाती है। पढ़ी है ना ये चीज, तो ऐसे ही बेटा वो भी किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा, करंट की तरह, मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। फिर करंट घटेगा, फिर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी लूज कर देगा, फिर करंट बढ़ेगा, क्योंकि भाई एसी की तो यही प्रॉपर्टी, करंट बढ़ता घटता रहता है ना। फिर करंट बढ़ेगा, फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर करंट घटेगा, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो पावर लॉस होती है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में जो पावर लॉस होती है, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इसमें भी पावर लॉस होते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसके सेंटर में, इसकी कोर में क्या लगा देते हैं बेटा, सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देते हैं। इसकी कोर को कैसा बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर बना देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है बेटा, तीसरा हमारा होता है आयरन लॉसेस। कौन से होते हैं बेटा, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में क्या है, देखो ध्यान से समझना। सर आयरन की कोर तो यूज कर ली, है ना, लेकिन अब वहां पर बार बार फ्लक्स बढ़ रहा है, बार बार फ्लक्स घट रहा है, बार बार फ्लक्स बढ़ रहा है, बार बार फ्लक्स घट रहा है। तो भैया होगा क्या कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर एडी करंट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। पूरा 6 चैप्टर से लिंक्ड है, पूरा 6 चैप्टर से। जैसे ही बेटा फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा करंट की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है सॉफ्ट आयरन कोर में क्या हो जाएंगे बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर में हमारे क्या जनरेट हो जाएंगे बेटा, एडी करंट जनरेट हो जाएंगे। एडी करंट जनरेट हो जाएंगे जो कि मुझे नहीं चाहिए, है ना बेटा। एडी करंट तो होता है अनडिजायरेबल करंट है ना बेटा। अब एडी करंट जनरेट हो जाएंगे तो भैया इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको रिड्यूस करने के लिए या तो एरिया घटाओ
यहां पर एरिया तो घटा नहीं सकते, और एडी करंट को रिड्यूस करने का दूसरा तरीका क्या था बेटा, लैमिनेट कर दो, लैमिनेटिंग द कोर, कोर को क्या कर देंगे, लैमिनेट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, कोर को लैमिनेट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ लॉसेस है बेटा ट्रांसफार्मर के अंदर जो होते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से यहां पर नहीं आएगी। ठीक है बेटा, एक दो और लॉसेस होते हैं जिसको हम हमिंग लॉस वगैरह बोलते हैं, तुमने देखा होगा, साउंड के फॉर्मेट में भी हो जाता है कई बार लॉस ना, जैसे तुम लोग ट्रांसफार्मर के साइड से गुजर रहे हो तो उसमें ऐसी आवाज आती है बेटा, देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, तो उस तरीके की उसको हम बोलते हैं हमिंग लॉसेस, वो साउंड एनर्जी के फॉर्मेट में निकलते हैं बेटा उसके अंदर से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ पावर लॉसेस है बेटा जो कि हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर खत्म होता है। ठीक है बेटा, और यहां पर आप लोगों की फर्स्ट बुक भी खत्म होती है। अब हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो चैप्टर नंबर 5 है वो मैं आखिर में कराऊंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि वो मेरे को नहीं लगता ज्यादा, मतलब 13-14 मिनट के 2 लेक्चर्स लेंगे। ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें इतना। ठीक है बेटा, तो बेटा मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को यहीं से लेके शेयर कर देना बेटा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।